हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है तेजप्रीत। आई एम अ सीनियर मेंटर एट माय क्लासरूम। और इस वीडियो में हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं जो 5 कॉमन मिस्टेक्स हैं, बहुत कॉमन गलतियां जो बच्चे कर देते हैं जोसा की काउंसलिंग में। तो जोसा की काउंसलिंग का पूरा इन्फॉर्मेशन ब्रोशर हम ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर चुके हैं अपने चैनल पे। आज का वीडियो बताएगा कि कौन सी ऐसी 5 गलतियां हैं जो बहुत कॉमनली बच्चे कर देते हैं। और आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हो, आप प्लीज इंश्योर करिएगा कि आप लोग एटलीस्ट ये गलती ना करें। जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कर लीजिए। और अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगे तो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी आप शेयर करिए, ताकि ये कॉमन गलती कोई बच्चा ना करे। छोटी सी गलती के कारण किसी को अपना डिजायरेबल सीट या डिजायरेबल कॉलेज या ब्रांच मिस आउट ना हो जाए। ठीक है, तो ये है बच्चों हमारा टाइटल, 5 कॉमन मिस्टेक, क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं जो सबसे फर्स्ट एंड सबसे कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे कर देते हैं, वो है प्रेफरेंस ऑर्डर को लेके। प्रेफरेंस ऑर्डर को लेके बहुत कंफ्यूजन है। एक जो सबसे कॉमन क्वेश्चन मेरे पास आता है ना, वो बच्चों ये आता है कि बच्चे कहते हैं सर मेरा 10,000 रैंक है, पिछली बार 10,000 रैंक पे जो है वो पैक में कंप्यूटर साइंस मिल गया था, मेरी होम स्टेट में जो एनआईटी है उसमें कंप्यूटर साइंस मिल गया था, है ना। या जो टॉप की एनआईटीज हैं उसके अंदर मैकेनिकल मिल रही थी या केमिकल मिल रही थी, तो मैं स्टार्टिंग में वो ऑप्शन फिल कर देता हूँ और उसके बाद बाकी चीजें फिल कर दूंगा। तो ये बच्चों बहुत गलत थॉट प्रोसेस है। अगर मान लो जो लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी, जरूरी थोड़ा ना कि सेम कट ऑफ इस साल जाएगी। अगर आप कोई ऐसा कॉलेज है, कोई ऐसी ब्रांच है जिसको चाहते हैं, जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ज्यादा आपकी फर्स्ट प्रेफर्ड चॉइस है, उसको आपको पहले फिल करने की जरूरत है ना। मैं एक बड़ी सिंपल सी चीज आपको बताता हूँ। लगभग 10 लाख बच्चों ने जेई का पेपर दिया है ना। लगभग 2.5 से 3 लाख बच्चा है जो जोसा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाला है। अब इज इट पॉसिबल कि काउंसलिंग अथॉरिटी हर बच्चे को इंडिविजुअली फोन करके पूछे, बेटा आपने 50 चॉइसेस फिल की थी, उसमें से ये 40 अवेलेबल है, आप कौन सी चाहते हो? फिर दूसरे बच्चे को फोन करें कि बेटा आपने 20 चॉइसेस फिल की थी, उसमें से ये वाली 15 अवेलेबल है, आपको कौन सी दें? इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? अगर नहीं पॉसिबल है, एंड ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हर बच्चे की पूरे इंडिया में एक कॉमन प्रेफरेंस ऑर्डर हो, है ना। आपके लिए इट इज नॉर्मल कि अगर पैक में कंप्यूटर्स मिल रही है तो हम पैक में सिविल क्यों करेंगे, या अगर हमें आईआईटी दिल्ली में कंप्यूटर्स मिल रही है या मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मिल रही है या इलेक्ट्रिकल मिल रही है तो हम वहां पे टेक्सटाइल क्यों करेंगे या केमिकल क्यों करेंगे? बट काउंसलिंग अथॉरिटी को थोड़ी पता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। देयर कैन बी स्टूडेंट्स जिनकी प्रेफरेंस कुछ लोअर ब्रांच है ना, किसी का बिजनेस उस तरह का हो सकता है, किसी की एस्पिरेशंस हो सकती है, किसी का इंटरेस्ट हो सकता है ना बच्चों, पॉसिबल। इसी वजह से तो अलग अलग कॉलेजेस में बच्चा जाना शुरू कर देता है, अलग अलग ब्रांचेस में बच्चा जाना शुरू कर देता है ना। तो इसलिए प्रेफरेंस ऑर्डर जिस जिस तरह से आप एडमिशन लेना चाहते हो, है ना, तो इसका बड़ा एक सिंपल रूल ऑफ थंब होता है। मैं बच्चों को कहता हूं कि आप एक काम करो, आप सोचो कि आपका रैंक 1 है ना। सबसे पहले क्या भरता है आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, उसमें मान लो 50 सीट्स हैं। तो पहले आप एज्यूम करो मेरा रैंक 1 है, तो मैं क्या भरूंगा? आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस। अब मान लो हम एज्यूम कर रहे हैं कि फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स ने सबने ही बॉम्बे कंप्यूटर साइंस भरी है फर्स्ट चॉइस। अब सेकेंड टाइम आप एज्यूम करो कि आपका रैंक है 51। अब आपको क्या चाहिए? लेट्स से दिल्ली कंप्यूटर साइंस। तो सेकंड चॉइस शुड बी दिल्ली कंप्यूटर साइंस। तो इस तरह से आपने फिल करना होता है, जिस तरह से आप चाहते हो, ना कि ये सोच के कि मेरे इस रैंक पे क्या मिल सकता है। बिकॉज जो एल्गोरिदम है जो आपको सीट अलॉट करता है वो कैसे फंक्शन करता है, जब आपके रैंक पे आएगा वो, तो आपकी सभी चॉइसेस को देखा जाएगा और उसमें से जो हाईएस्ट अवेलेबल होगी, लेट्स से आपने 50 चॉइसेस फिल की हैं, उसमें से रैंडमली 10 आर अवेलेबल, है ना, कोई भी रैंडम 10। तो उन 10 में से जो हाईएस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर पे होगा, जो सबसे ऊपर होगा, वो सीट आपको अलॉट कर दी जाएगी और बाकी सब निगलेक्ट कर दी जाएगी। इसलिए प्रेफरेंस ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपसे नेक्स्ट रैंक वाले बच्चे ने एक ही चॉइस भरी थी जो आपका टॉप मोस्ट चॉइस थी, एंड इट वाज हिज और हर फर्स्ट चॉइस, फिर भी वो सीट उसको नहीं मिलेगी, आपको पहले मिलेगी, है ना। तो आपके रैंक की सारी चॉइसेस देख के ही आपके नेक्स्ट स्टूडेंट पे
सॉफ्टवेयर का एल्गोरिदम उसको लेके जाएगा। तो प्रेफरेंस ऑर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बहुत सारे वीडियोस में इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। प्रेफरेंस ऑर्डर पे बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, लेकिन बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं। सेकंड देखते हैं बच्चों, सेकंड गलती क्या करते हैं, ये गलती होती है रिजल्ट आने के बाद। मान लो राउंड 1 का रिजल्ट आ गया है ना, आपको एक ब्रांच मिल गई, आपकी 50 चॉइसेस थी, उसमें से ये जो ब्रांच थी ये आपकी लेट से 20th चॉइस थी, है ना। अब आप 1 to 19 में जाना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट है 1 to 19 में से कोई सीट लेने में, लेकिन आपको लग रहा है कि ये जो सीट मिली है ये मेरी सीट तभी श्योर होगी, तभी मेरी ये सीट फिक्स होगी अगर मैं इसको फ्रीज कर दूंगा। तो ये गलत सोच है बच्चों। फ्रीज का मतलब है कि आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। फ्रीज का मतलब है कि अगर मान लो नेक्स्ट राउंड्स में आपको 20th चॉइस मिली सी, 1 to 19 में से कोई भी चॉइस अवेलेबल है, तो आपको वो नहीं मिल पाएगी। वाई? बिकॉज आपने सामने से फ्रीज कर दिया, है ना। एंड फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड का क्या डिफरेंस है, ये मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो जो जोसा वाली वीडियो थी उसमें शेयर कर दिया था। अगर फिर भी किसी बच्चे को कंफ्यूजन होगी तो आप बता देना, मैं एक अलग से वीडियो फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड पे भी शेयर कर दूंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, आई विल मेक दैट वीडियो टू मेक इट मोर क्लियर, है ना। तो फ्रीज ऑप्शन को अलॉटमेंट के बाद, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद आपने तभी क्लिक करना है अगर आप नेक्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन नहीं चाहते हो। अगर आप नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड करना चाहते हो तो गलती से भी फ्रीज ऑप्शन को आपने क्लिक नहीं करना है। अगर आपने क्लिक कर दिया देन देयर इज नो गोइंग बैक, फिर आप वापस नहीं जा सकते, फिर आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते सीट अपग्रेडेशन के लिए। तो ये एक सेकंड मिस्टेक है जो बहुत सारे बच्चे कर देते हैं, हमें नहीं करनी है बच्चों। थर्ड देखते हैं कि आपने काउंसलिंग फिल की, काउंसलिंग का रिजल्ट आया, आपको सीट अलॉट हो गई, है ना, आपको सीट अलॉट हो गई। अब सीट अलॉट का मतलब ये नहीं है कि आपकी सीट फाइनल हो गई है, इट इज प्रोविजनल अलॉटमेंट। इसको क्या कहा जाता है? प्रोविजनल अलॉटमेंट। और क्यों कहा जाता है? बिकॉज उसके बाद आपको ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज जो है वो कंप्लीट करनी है। क्या ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज है? सबसे पहले आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं ऑनलाइन अपलोड करने हैं। पहले फिजिकल काउंसलिंग हुआ करती थी, लास्ट 2 ईयर्स से जब से कोविड आया ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आपको फीस पे करनी है, जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है उसको पे करना है। अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस पे नहीं की, आपने सोचा कि जी मेरे को ये वाली सीट मिली है, मैं नेक्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन करना चाहता हूँ, ये सीट नहीं लेना चाहता या नहीं लेनी चाहती, तो आप फीस ना पे करें और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर ना करें तो आपकी सीट जो अलॉटेड है वो भी कैंसिल हो जाएगी, प्लस नेक्स्ट राउंड से आप ऑटोमेटिकली काउंसलिंग से बाहर हो गए। बिकॉज जो सीट अलॉट हुई है वही अलॉट हुई है जो आपने फिल किया था, आपने मांगी थी वो सीट। काउंसलिंग अथॉरिटी ने, काउंसलिंग सॉफ्टवेयर ने आपको वो सीट अलॉट कर दी है प्रोविजनली। इफ यू डोंट एक्सेप्ट इट, इट मींस यू डोंट वांट टू कंटिन्यू इन द काउंसलिंग, है ना। तो आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करना है, आपको फीस भी पे करनी है, और उसके बाद अगर कोई ऑनलाइन ही अपने पोर्टल पे कोई क्वेरीज आती हैं तो उसको क्वेरीज को भी आंसर करना है। वंस ऑल द क्वेरीज आर सॉल्व्ड तो आपको एक फाइनल सीट अलॉटमेंट लेटर इशू कर दिया जाएगा। जब तक वो नहीं आता है तब तक आपको सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है, आपको हर रोज लॉग इन करना है। कोई भी बहाना कि मैं घूमने गया हुआ था, मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा था, मुझे पता ही नहीं था, इसमें काम नहीं करेगा। बिकॉज वो सेम सीट वेकेंट करके नेक्स्ट राउंड में किसी और कैंडिडेट को दे दी जाएगी, है ना। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी श्योर, हमें बहुत ध्यान से इसको करना है कि अगर सीट अलॉट हो जाती है तो हमारा काम खत्म नहीं हुआ, हमारा काम शुरू हुआ है सारी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने का। लास्ट में भी मैं आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट क्यों बात कर रहा हूं, बिकॉज फाइनल जो है वो वंस यू गो फिजिकली एंड रिपोर्ट टू द रिस्पेक्टिव कॉलेज आफ्टर 6 राउंड, उसके बाद आपकी सीट जो है वो फाइनल होने वाली है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, फोर्थ देखते हैं। जो नंबर ऑफ चॉइसेस फिल करते हैं, मैंने प्रेफरेंस ऑर्डर की तो बात कर ली है, बट कई बार हम नंबर ऑफ चॉइसेस ही बहुत कम फिल कर देते हैं। अब एक बच्चा है, उसने देखा कि पिछली बार 10,000 रैंक पे पंजाब का स्टूडेंट था, सोचा एनआईटी जलंधर कंप्यूटर साइंस मिल जाती थी 10,500 रैंक पे, और मैंने जी मेरा 10,000 रैंक है, मैंने एनआईटी जलंधर सीएस भर दी, मिल तो जानी है ना। कई बार हम ऐसा सोच लेते हैं कि मिल तो जानी है। तो जरूरी नहीं है कि अगर लास्ट ईयर जहां कट ऑफ गई है इस बार भी सेम कट ऑफ जाएगी, ट्रेंड्स थोड़े बहुत प्लस माइनस हो सकते हैं। तो आइडियली हमें क्या करना चाहिए, आइडियली हमें ये करना चाहिए कि हमारा जितना भी रैंक है, हमारा जितना भी रैंक है बच्चों, अप्रोक्सीमेटली
प्लस माइनस 20%, प्लस माइनस कितना 20%, 20% ऊपर 20% नीचे, एटलीस्ट उतनी कट ऑफ वाले कॉलेजेस फिल करने। एंड राउंड जो लास्ट राउंड की कट ऑफ है वहां से हमने चेक करना है, जो लास्ट राउंड में कट ऑफ गई थी। इसमें मॉप अप राउंड या स्पॉट राउंड को आपने इंक्लूड नहीं करना। तो मतलब क्या हुआ, अगर किसी बच्चे का 5000 रैंक आया है ना, तो उसको क्या कोशिश करनी चाहिए कि 4000 रैंक से लेके और 6000 रैंक तक लास्ट टाइम जहां पे सीट मिली थी, एटलीस्ट इतनी चॉइसेस फिल करनी चाहिए। 4000 से लेके 6000 तक इस रैंक के बीच में जो सीट्स थी वहां पे आपको एटलीस्ट अप्लाई करना चाहिए टू बी सेफ, है ना। जैसे जैसे रैंक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप 10% वाली रेंज में भी आ सकते हैं। जैसे मान लो किसी का 50,000 रैंक है तो मे बी आप 45,000 से लेके 55,000 रैंक वाली सीट्स को भी फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई ड्रीम कॉलेज है, अगर कोई ऐसा कॉलेज है जिसमें आप जाना चाहते हो, है ना, तो उसको भी आप फिल कर सकते हो। एक और चीज जिसका ध्यान रखा जा सकता है, कई बार कोई नए कॉलेजेस आ जाते हैं ना, कोई नया ट्रिपल आईटी खुल गया, कोई नया कॉलेज खुल गया, तो वहां की कट ऑफ्स कई बार फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो है अनएक्सपेक्टेडली लो चले जाती हैं, सीट मिल जाती है। तो आप लोगों को ट्राई करना चाहिए। ऑल्दो वहाँ पे कुछ टीथिंग प्रॉब्लम्स रहेंगी, कैंपस नहीं बना होगा, मे बी हॉस्टल्स इन प्लेस नहीं होंगे, है ना, बट अगर हम लोग उससे ओके हैं एंड वी वांट टू गेट एन एक्सपोजर ऑफ अ हायर कॉलेज विद अ लोअर रैंक, तो हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा एक रिस्क ले सकते हैं अगर लेना चाहें, है ना। तो हमारे को ब्लाइंडली लास्ट ईयर की कट ऑफ को फॉलो नहीं करना है, बहुत कम चॉइसेस नहीं फिल करनी है, ऐसा नहीं करना कि एक दो चॉइसेस फिल करके छोड़ दें, और ऐसा भी नहीं करना कि 500-600 चॉइसेस फिल कर दें, है ना। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा चॉइसेस फिल करते हो उसका सिर्फ एक ही नुकसान है जो पॉसिबल है, वो ये है कि आपको कोई ऐसी सीट ना मिल जाए जो आप नहीं करना चाहते, है ना, कोई ऐसी ब्रांच ना मिल जाए जहां आप सीट लेना ही नहीं चाहते, फिर आप ब्लॉक हो जाओगे। आपको उसको एक्सेप्ट करके ही आगे जाना पड़ेगा नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत कम नहीं होनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिली मिस्टेक्स अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। जैसे हम लोग एग्जाम में सिली मिस्टेक्स करते हैं, सबने नहीं की होंगी बट कुछ लोग करते हैं, कई बहुत ज्यादा भी करते हैं। इसी तरह से काउंसलिंग में भी कई बार कुछ बच्चे सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, है ना। कई बच्चे आईआईटीज और ट्रिपल आईटीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। जब चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो आईआईटी और ट्रिपल आईटी में कंफ्यूज हो गए, अलग नाम फिल कर दिया। तो कॉलेज और ब्रांच 2 बार 3 बार क्रॉस चेक करना है कि हम सही फिल कर रहे हैं कि नहीं। सिमिलरली कई बार कोर्स नेम की अनसर्टेनिटी हो जाती है। अब जैसे सब लोगों को कंप्यूटर साइंस का है कि कंप्यूटर साइंस, कई कॉलेजेस ऑफर ही कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते हैं। जैसे अब अगर आप एनआईटी कुरुक्षेत्र की बात करोगे तो वहां पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच का नाम ही कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। कई बच्चों को ये नहीं पता कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग भी कंप्यूटर साइंस की ही एक्सटेंशन है। कई बच्चों को आईटी का नहीं पता कि आईटी कंप्यूटर्स की ही एक्सटेंशन है। कईयों को सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पता, तो वो क्या करते हैं, कंप्यूटर साइंस के बाद फिर सीधा इलेक्ट्रॉनिक्स भर देते हैं, लेकिन करना कोडिंग चाहते हैं, है ना। तो अगर आप कोडिंग करना चाहते हो तो मिलती जुलती ब्रांचेस को आपने जो है वो फिल करना होता है। तो आपको किसी भी कोर्स के नाम की अनसर्टेनिटी से कंफ्यूजन नहीं लेके आनी है। जहां पे कंफ्यूजन आ रही है आप किसी को कंसल्ट करिए, किसी एक्सपर्ट को, अपनी कंफ्यूजन को दूर करिए। बिकॉज वंस यू फिल योर चॉइसेस और 21st को एक बार आपकी चॉइसेस लॉक होगी तो पूरी 6 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग में आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे बच्चों। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। लास्ट 1-2 दिन रह गए इस चीज के लिए, ठीक है। और कई बार कई बच्चों की रिजर्वेशन होती है लेकिन वो क्लेम ही नहीं करते हैं। कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो सकता है ना, कोई एससी एसटी कैटेगरी से हो सकता है, उनको पता ही नहीं था, सर्टिफिकेट ही नहीं बनाया हुए, है ना। तो अगर बाय चांस आप लोगों ने सर्टिफिकेट बनाया हुआ था, आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, एग्जाम के टाइम पे आपने फिल किया था, आप मेरिट लिस्ट में हैं, तो ध्यान रखना है कि काउंसलिंग के टाइम पे भी आप अपनी रिजर्वेशन को मेंशन करो, ताकि आपकी गलती से भी कोई बेटर सीट मिस ना हो जाए, राइट। तो ये थी 5 कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं जोसा की काउंसलिंग में। हो सकता है कुछ और बच्चे करामाती हो, कुछ और बच्चे इनोवेटिव हो, कोई और नई तरह की मिस्टेक करें। तो अगर किसी भी तरह की आपकी कोई गलती होती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के हमारे को बताना, सो दैट नेक्स्ट बैच के स्टूडेंट्स में हम जो है वो अवेयर कर सकें उसके बारे में भी। एंड आई एम श्योर कि अब आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, आफ्टर शेयरिंग दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एटलीस्ट ये 5 जो सबसे कॉमन गलती हैं वो तो आप लोग नहीं करोगे, राइट। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। एंड अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ, एंड हमें बाकी सोशल मीडिया चैनल्स पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी जगह पे फॉलो करते रहिए फॉर मोर अपडेट्स रिगार्डिंग द काउंसलिंग।
राइट? थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.